था। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जातियों का खेल जरूर खेला गया। अंग्रेज तो जातियों के स्पेशलिस्ट थे, इसलिए 1931 डॉक्टर अंबेडकर की लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। और रिजर्वेशन सबसे पहले भारत में किसको दिया गया? सबसे पहले रिजर्वेशन अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिया। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो मुस्लिम रिजर्वेशन पहला रिजर्वेशन भारत में था जो अंग्रेजों ने दिया। खासतौर से चूंकि 1905 के मूवमेंट में हिंदू और मुसलमान दोनों भागीदार थे, तो इनमें वैमनस्यता कैसे पैदा हो, इसलिए उनको स्पेशल कैटेगरी बताया गया। स्पेशल कैटेगरी बनाकर उसमें रिजर्वेशन दिया। तो लॉर्ड मॉर्ले, जो उस समय मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया था, उसमें भी उसने कहा था कि देखिए, हम जो भारत में बो रहे हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देके मुस्लिम लीग बनाकर, वो आगे आने वाला भारत इसकी फसल काटेगा। और 1947 में उसकी फसल कटी तो पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और बाद में वो पाकिस्तान में से एक बांग्लादेश और निकल गया। तो फिर उसने जो रिजर्वेशन की पहली खेल खेला था वो 1906 में खेला था। अब सोच लीजिए कि वो अंग्रेज क्या खेलना चाहता था। इसी आधार पर 1931 में रिजर्वेशन का खेल फिर उसने जातियों को तोड़कर शुरू किया, यानी कि बाकी हिंदू बचे उनकी जातियों को तोड़कर शुरू किया। 1937 में शरिया लागू की ताकि बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो जाए। फिर 1941 में भारत में हिंदू लॉ, हिंदू कोड बिल लेकर आया। वो 1900 उसका एक कमीशन, बी एन राव कमीशन बनाया, जिसको बाद में पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी ने रिजेक्ट कर दिया स्वतंत्रता के बाद। नेहरू जी 1955-56 में फिर उसको ले आए, जब चूंकि दोनों निपट चुके, दोनों साइड हो चुके थे, इसलिए फिर ले आए। डॉक्टर अंबेडकर के सामने ये समस्या आई। तो जब आप नवंबर 1948 की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ते हैं, उसके आर्टिकल, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9, जो बाद में आर्टिकल 15 बना, और उसका ही दूसरा रूप आर्टिकल 16 बना। उस समय आर्टिकल 9 और 10 हुआ करता था। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के सेक्शन 9, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 को पढ़िए, तो आपको उसकी डिबेट पढ़िए, तो आप डॉक्टर अंबेडकर को खोजिए और पढ़िए। वो नवंबर 1948 की बहस है। डॉक्टर अंबेडकर के सामने कुछ लोगों ने उस समय ये कहा कि आर्टिकल 9 में, यानी कि आर्टिकल 9(4), जो आज का आर्टिकल 15(4) है, जिसमें आप सबसे पहला रिजर्वेशन पाते हैं, उसमें यह कहा गया कि जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, जो जातियां मार्जिन पर हैं, उन जातियों को यहां अपवाद रूप में 15(4) में रख देना चाहिए, यानी कि 9(4) में रख देना चाहिए। और उन जातियों के नाम लिख दीजिए कि भाई ये जो मार्जिन पर हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ, जो पिछड़ गई हैं किसी कारणवश, उनके उत्थान के लिए उन जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने उस व्यवस्था को साफ मना कर दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ही 1931 में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो शूद्र है, अपने जो हीन भावना जिसके अंदर पैदा कर दी गई, उसके उत्थान के लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ही वहां पर मना कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने मना करते हुए कहा कि हम भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हेट्रोजीनियस समाज। हेट्रोजीनियस समाज का मतलब जाति और सामाजिक भेदभाव। हम होमोजीनियस समाज बनाना चाहते हैं, और होमोजीनियस समाज का मतलब है कि समाज एक रूप में दिखाई दे, इसमें केवल एक जाति बने और एक वर्ण बने, वो हो राष्ट्र प्रथम, भारत एक, सबकी जाति एक हो भारत में। तो लोगों ने कहा कि जिनके साथ भेदभाव हुआ उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा उसके लिए कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन एक क्राइटेरिया बनाएगा, उस क्राइटेरिया में जो लोग खरे उतरेंगे या जो लोग उस क्राइटेरिया में आएंगे उनको हम रिजर्वेशन का लाभ देंगे, और उस बॉक्स को, उसको हम शेड्यूल कहेंगे, यानी कि एक अनुसूची कहेंगे। उस अनुसूची में जिसका जो जातियां आएंगी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, उन जातियों को हम लाभ देंगे, और जैसे ही वो जातियां उत्थान कर जाएंगी तो उन जातियों को हटा देंगे और पिछड़े हुए को दोबारा ले आएंगे, दूसरे को ले आएंगे, किसी को जो पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो बना सकते हैं, लेकिन सीधी जाति को पहचान देते हुए 15(4) में, यानी कि उस समय 9(4) में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि फिर उसको बाहर जब निकालोगे तो फिर वो उसको भेदभाव लगेगा, तो फिर वो बाहर निकलने से मना कर देगा, और फिर वो देश में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेगा। इसलिए शेड्यूल्ड जो कास्ट कमीशन है या शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, उस कमीशन की जिम्मेवारी होगी कि वो तय करे कि पिछड़ा कौन है, यानी कि दलित कौन है, एससी कौन है, एसटी कौन। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो भी उसमें आएगा उसको दिया जाएगा। ये ओरिजिनल व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने की थी।
तो आप सोच लीजिए कि इस व्यवस्था के तहत डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था वो ये था कि जातियों को सीधी पहचान नहीं दी जानी चाहिए, जाति व्यवस्था भारत में समाप्त की जानी चाहिए, सिर्फ एक व्यवस्था भारत में रहनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक है, भारतीय है, और जो लोग भी जिस प्रकार की जातियां पिछड़ी हैं उनको कमीशन से आगे लाना। दूसरा उन्होंने कहा था आर्टिकल 335 का प्रपोजल दिया। आर्टिकल 335 ये कहता है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी जो कमीशन तय करेगा उसमें रिजर्वेशन इस प्रकार देना है कि देश की इफिशियंसी पर प्रभाव न डाले, यानी कि देश में जो देश की चाल, देश का डेवलपमेंट और देश का जो विकास होना चाहिए उस पर प्रभाव न डाले, इतना आपको उत्थान करना। ऐसा नहीं कि उत्थान करने के चक्कर में राष्ट्र कहीं चला जाए और देश के अंदर बहुत कुछ गलत हो जाए। देश के अंदर खासतौर से मैं जो वो कहना चाहते होंगे, देश में अंदर आपस में झगड़े हो जाएं और इसी आधार पर लोग विद्वेष भावना पैदा करें और एक दूसरे से लड़ें, क्योंकि लाभ मिलना जिसको शुरू हो जाएगा वो अपने बच्चों को भी लाभ देगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो मानेगा नहीं। इसलिए ये व्यवस्था कमीशन को दी जानी चाहिए, ये व्यवस्था जातियों को यहां डालकर नहीं दी जानी चाहिए और राष्ट्र की इफिशियंसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए। यही कारण था कि रिजर्वेशन क्लास 1 की सर्विसेज में नहीं किया गया, ए क्लास की सर्विसेज में नहीं किया गया था रिजर्वेशन। उसका कारण यह था कि वो जो टॉप डिसीजन मेकर है वो मेरिट पर आना चाहिए, वो धक्का लगाकर ऊपर नहीं आना चाहिए। धक्का लगाकर आएगा कहीं ना कहीं उसकी कमजोरियां रहेंगी, वो कमजोरियों का सबको नुकसान होगा। इसलिए किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो वो योग्यता के अनुसार ए क्लास पोस्ट पर बैठेगा। जैसे डॉक्टर की पोस्ट है वहां पर भी, जो इंजीनियर्स की पोस्ट होती थी वहां पर, या जो सचिव की पोस्ट होती थी वहां पर, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे, इन ऐसी जगहों पर जहां इफिशियंसी ही मैटर है वहां रिजर्वेशन नहीं किया गया था। ये तो बाद में सब किए गए हैं, अभी बहुत बाद में भी नहीं, अभी तो ये 20-25 साल का सब खेल है, जितना भी है 30 साल का, जो टॉप क्लास में क्लास ए सर्विसेज में रिजर्वेशन को दिया गया। क्योंकि जिसकी जितनी हिस्से जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला जो लेकर आए तो इससे तो बंटवारा होना है। ये तो बंटवारा कर देगा कि भाई अगर 20% फला जाति का व्यक्ति है तो 20% रिसोर्सेज पर उसका अधिकार होना चाहिए, 10% पर उसका होना चाहिए, 5% पर उसका होना चाहिए। सभी जातियों का अपना बंटवारा कर लो। बंटवारा किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी देश की प्रोग्रेस में बंटवारा सबसे बड़ी बाधा होता है। परिवारों में भी एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, सब अच्छे से अगर मिलकर रहें तो वो शक्ति बनता है, लेकिन अगर उनके बंटवारे हो जाएं, वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाए तो फिर वो शक्ति नहीं रहता, वो केवल जीवन यापन कर सकता है, वो शक्ति नहीं। हमारे देश में जो हिंदू समाज है वो एक शक्ति के रूप में तभी आ सकता है जब उनके बंटवारे को रोका जाए। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो देश के रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका उपभोग हो, उनका दुरुपयोग ना हो, बंटवारे के आधार पर देश की इफिशियंसी कमजोर ना हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर उस पर इफिशियंसी पर कोई बाधा पड़ती है और जातियों के आधार पर पहचान देना, ये डॉक्टर अंबेडकर की मूल फिलॉसफी जो शेड्यूल उन्होंने बनाया था उसके विरुद्ध जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर जो इस पीड़ा से पीड़ित रहे जीवन भर, जो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने भारत में बोया, उस पीड़ा से जो हीन भावना उनमें रही, वो हीन भावना का ही कारण था कि अंबेडकर सरनेम एक ब्राह्मण का है और डॉक्टर अंबेडकर को जो अपनी जाति से हीन भावना थी उससे उबारने के लिए उस ब्राह्मण टीचर ने ये कहा कि तुम बुद्धिजीवी हो, तुम्हारा इस देश में अधिकार है और तुम्हारे देश को तुम्हारी आवश्यकता है, तो अंबेडकर सरनेम इस्तेमाल करो। डॉक्टर अंबेडकर ने अंबेडकर सरनेम इस्तेमाल किया और देश के लिए वो ये बात समझते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। लेकिन जातियों के जकड़े से हम चूंकि बाहर नहीं आ पा रहे थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने रूम बदल दिया। कमरा बदलने का मतलब है कि वो अपने आप को बुद्ध कहने लगे, जहां जाति व्यवस्था नहीं थी लेकिन बाकी में जाति व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपने आप को बुद्ध कहा। उनसे किसी ने पूछा,
तो दत्तोबन ठेंगड़ी जी उनके उस समय अंतिम समय पर उनके साथ थे, उनकी सेवा में लगाए गए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कमरा बदला है, मैंने मकान नहीं बदला। कमरा बदलने का मतलब था कि अगर ये जाति व्यवस्था भारत में इतनी जकड़ है, इस जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, तो फिर बुद्ध को फॉलो करना पड़ेगा, और बुद्ध को अगर फॉलो करते हो तो फिर जातियां खत्म हो जाएंगी। और अगर बुद्ध को फॉलो न किया गया, जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, तो फिर देश में समस्याएं हो जाएंगी, और नहीं तो लोग मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे, तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए बुद्ध हम स्वीकार करते हैं ताकि जाति जकड़न से हम बाहर आ जाएं। अब वो जाति जकड़न से बाहर करने के लिए उन्होंने शेड्यूल बनाया, शेड्यूल ट्राइब का एक पेंडोरम बनाया, कमीशन अपॉइंट किया, और फिर खुद भी जाति व्यवस्था से परे हटकर बुद्ध हो गए। उन डॉक्टर अंबेडकर को क्या श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं जाति व्यवस्था को सामने लाकर? हाँ, जो पिछड़ा है, जो दरिद्र है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसके उत्थान की व्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि देश आगे बढ़ाना है तो सब बराबरी के हिस्से से आगे बढ़ेंगे, सबके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन पहचान देना है मतलब कुछ गलत हो जाएगा, ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है जाति जनगणना। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने तो जाति जनगणना करवाई थी। कुछ लोग कहते हैं 1931 में पहली जाति जनगणना हुई थी। मैं कहता हूं, मैंने जो सेटलमेंट पढ़े हैं 1803 के बाद वाले, वो सेटलमेंट सभी वो रिसोर्सेस पर जातियां लिखी हुई हैं, कितने परसेंट कौन सी जाति है और कितने परसेंट रिसोर्सेस पर किस जाति का अधिकार है, और कौन कहां बैठा हुआ है, कितने परसेंट जमींदार, कितने परसेंट बागान किसके पास हैं, जमीनें किसके पास। उन्होंने, अंग्रेजों ने जातियों के आधार पर 1803-4 के बाद ही खेल खेलना शुरू कर दिया था। 1931 में लगभग 125 साल बाद तो उन्होंने जाति जनगणना का डेटा पब्लिश करना शुरू किया था, ताकि जातियां एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाएं और लड़ाई झड़ाई शुरू कर दें, जाति के आधार पर वैमनस्यता पैदा हो जाए और अंग्रेजों की तरफ सोचने से पहले जातियां आपस में लड़ जाएं। इसलिए आज भी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, पाकिस्तान, इनके खिलाफ सोचने से पहले जातियां आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएं बुलडोजर बनकर, ये प्रयास तो कहीं नहीं है। ये हमको सबको सोचना होगा। मुझे लगता है कि अगर इस लेक्चर को आप सुन रहे हैं, इसमें आपको जो खामियां इस लेक्चर में लगती हैं ज़रूर लिखेंगे। हो सकता है कि मैं उसका सही से एनालिसिस ना कर पाया हूं, हो सकता है वैदिक कल्चर, भारतीय सभ्यता, मिडिल एज, एंशिएंट एज और मॉडर्न एज, इनमें जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का मैं सही आकलन न कर पाया हूं। आप ज़रूर मुझे याद दिलाएंगे, और अगर ये व्यवस्था सही है, इसमें कुछ चूक रह गई है, इसमें कुछ मैं नहीं बोल पाया हूं, तो आप उस पर ज़रूर लिखेंगे। और इस लेक्चर को, इस जाति जनगणना के लिए पूरे देश में जितना सर्कुलेट कर सकते हैं, मुझे लगता है आप सब करेंगे। आपके कमेंट साथ में जाएंगे, आपके कमेंट जब साथ में जाएंगे तो लोग कमेंट पढ़ते हैं और उनको वो उस प्रकार का माहौल और वातावरण में सोच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।